दोस्तों ये वो टॉपिक है जो तुम्हारे पूरे इंग्लिश के एग्जाम को खराब करने के लिए काफी है। जी हाँ, एग्जाम में 20 से 22 नंबर का पूछा जाता है और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसको करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि बाकी का पेपर छूट जाता है और जिस बच्चे के नंबर आने चाहिए थे 80 में से 70, उसके नंबर आ रहे होते हैं 55, क्योंकि बाकी का पेपर छूट गया, इसको ठीक से किया नहीं, सारे नंबर गए। लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए लेके आया है ये एक ऐसी वीडियो जो इस मुश्किल दिखने वाले अनसीन पैसेज को तुम्हारे लिए आसान बना दी। जी हाँ, कैसे भाई? मैंने डीप एनालिसिस किया, रिसर्च किया। अब मेरी आंखों से बिजली मत निकाल देना। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ ट्रिक बनाई है। मैंने पूरे पैटर्न को स्टडी किया है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए इसको अटेम्प्ट करते हुए। सारे स्टेप्स तुम्हें यहीं पर सिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, तुम्हें करने को दूंगा और देखना फिर तुम्हें मुश्किल नामुमकिन सा दिखने वाला टॉपिक ये इजी लगने लगेगा और इसमें तुम मार्क्स ऐसे खींच के लेके आओगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार कमेंट में एक साथ लिख दो, आई विल स्कोर 80 आउट ऑफ 80। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज तो अपने माइंड में क्लियर रखो कि वो जमाना गया जब अनसीन पैसेज को करते समय हम पैसेजेस में से आंसर ढूंढते थे और डिट्टो कॉपी पेस्ट हमें आंसर मिल जाते थे। ऐसा अब नहीं मिलता है। अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तुम्हें उसमें नहीं मिलेंगे। ये पहले ही क्लियर करके चलो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। जैसा माइंडसेट लेके जाओगे वैसा अनसीन पैसेज कर पाओगे। ठीक है, फिर करना क्या है सर? फिर करना क्या है? एक चीज क्लियर रखो, यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस हमेशा अपना इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल भाई, सोसाइटी के बारे में अगर कोई बात हो रही है कि सोसाइटी के अंदर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी बताना जरा? पुलिस की। सही बात है, पुलिस की, अथॉरिटी की, मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी हो गई। बिल्कुल सही बात है। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उससे कोई लेना देना है? नहीं है। तो ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है? क्या मोबाइल चलाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है? नहीं 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 नहीं। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से बढ़ रही है? फॉसिल फ्यूल्स जो ज्यादा बहुत ज्यादा बर्न हो रहे हैं, स्मोक है, पोल्यूशन, उसकी वजह से तो बढ़ रही है। तो ये कॉमन चीजें हैं। अब जो तुम्हारा अनसीन पैसेज एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं। तुम्हारा भाई स्पेशल तुम्हारे लिए लेके आई ये ट्रिक, बहुत मेहनत करके। ध्यान से देखो, जो भी तुम्हारा अनसीन पैसेज का टॉपिक होगा वो कौन सा होता है भाई? कौन सा होता है? जनरल टॉपिक्स होते हैं। वो सोसाइटी के ऊपर होगा, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर होगा, किसी कल्चर के बारे में होगा, किसी एनिमल्स के बारे में हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक एनिमल ले लेंगे, टाइगर ले लेंगे, है ना, बटरफ्लाई या इंसेक्ट्स के बारे में होगा, है ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं उसके ऊपर आ सकता है, उसके बारे में होगा। एजुकेशन के ऊपर होता है कि एजुकेशन का क्या रोल होता है, इस तरह का टॉपिक होगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकता है, जो वॉर होती है उसके ऊपर हो सकता है। लिटरेचर वगैरह वगैरह, लिटरेचर के ऊपर हो सकता है, किसी राइटर, किसी ऑथर, किसी पोइट के बारे में हो सकता है। होंगे तो यही टॉपिक्स ना, है ना। इसमें क्या मैं कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं भाई। कॉमन सेंस कैसे यूज करूंगा? कि अगर किसी लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज कैसे सीखी जा सकती है, तो मुझे पता नहीं कि कैसे सीखी जा सकती है। कॉमन सेंस क्या कहता है मेरा? कि लैंग्वेज ऐसे सीखी जा सकती है कि उसको पढ़ो, उसे प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो, ऐसे तो सीखी जा सकती है। जितना रीड करोगे उतना समझ आएगा। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन ये दे रहा है कि लैंग्वेज सीखी जा सकती है बिना कुछ पढ़े, बताओ ये सही है कि नहीं? नहीं भाई, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। बिना पढ़े कैसे सीखी जा सकती है? बिल्कुल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर होते हैं, मैंडेटरी है भाई। वो क्वेश्चन डालता ही है तुम्हारा एग्जामिनर। वो कौन से होते हैं क्वेश्चन? जिसके अंदर तुम्हारे ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बिल्कुल बेवकूफों वाले तुमसे ऑप्शन दिए जाते हैं, बेवकूफों वाले सवाल किए जाते हैं, ट्रू फॉल्स की शक्ल में, फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की शक्ल में, जहां तुम्हें पता होता है कि क्या पूछ रहा है। लेकिन तुम्हारे तो हाथ पैर फूले होते हैं, तुम तो डर रहे हो इससे, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, पहले माइंडसेट बन गया है। क्या हमारे सभी चैंपियंस का माइंडसेट बन गया है कि हाँ यार, कॉमन सेंस तो मैं हमेशा रखूंगा। इंग्लिश आती है नहीं आती है वो छोड़ दो, तुम्हें बहुत ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आर यू क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 1 तो क्लियर हो गया कि भाई माइंडसेट एकदम क्लियर रखना है कि कॉमन सेंस हमेशा लगाना है मुझे। ठीक है, नंबर 2 क्या होगा भाई? स्टेप नंबर 2 है रीड क्वेश्चंस फर्स्ट एंड ट्राई टू गेस द आंसर। गेस करना है आंसर। ये क्या है सर? जैसे ही तुम्हारे हाथ में पेपर आता है, अनसीन पैसेज का तुम क्वेश्चन करने बैठते हो, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है? तुम्हें पैसेजेस को नहीं पढ़ना है,
तुम्हें क्वेश्चंस को रीड करना है और बहुत ही ऐसे गो थ्रू करना है, बहुत ज्यादा डीप में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आंसर्स को ऐसे गेस करना कि इसका क्या आंसर हो सकता है, कि अगर वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, अगर वो साइंस के बारे में, तो मेरे आंसर क्या हो रहे हैं, मैं क्या सोच पा रहा हूं, इस तरह से तुम्हें उसको लेना है। ये अप्रोच रहेगा। कर लिया पहला स्टेप क्लियर, ऐसे कर लोगे, अभी करके दिखाऊंगा और देखो तुम्हें भी समझ में आएगा, तुम्हें भी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा करने से ना अभी तुम जादू देखोगे। जादू क्या देखोगे कि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनके आंसर तुम यूं कर दोगे, बिना पैसेज पढ़े आंसर मिल जाएगा भाई। 2-3 नंबर तो तुम यहां से ही उठा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप है देन रीड पैसेजेस प्रॉपर्ली। उसके बाद तुम्हें पैसेजेस को पढ़ना है। पहले क्वेश्चंस पढ़े, उनका आंसर गेस किया, मैंने क्या किया, गेस किया, और उसके बाद मैं पैसेजेस की तरफ बढ़ा। ठीक है, 4 से 5 पैसेजेस होते हैं मैक्सिमम। फिर मैंने उन्हें आराम से, जितने अच्छे से मैं देख सकता था, मैंने पढ़ा। अब इस दौरान मेरे साथ क्या होगा, क्वेश्चन मैंने नजर मार रखी थी, अब मैं पैसेज पे गया था, मुझे याद आएगा कि यार नीचे क्वेश्चन इसके ऊपर है, इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में, पैसेज नंबर 1 में जो मैं बात कही गई है, उस पैराग्राफ का तो पीछे नीचे जिक्र किया गया था, कॉज पूछा गया था, उसके बारे में तो सवाल था। फिर मेरे दिमाग की घंटी बजेगी। जैसे ही ये घंटी बजे, दोबारा उस क्वेश्चन को एक बार नजर मार के आना और देखना, अच्छा क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। और यही है मेरा स्टेप नंबर 4, क्रॉस चेक योर क्वेश्चंस विद आंसर्स। क्योंकि तुम्हें तब तक आंसर मिल चुके होंगे, तुम्हें याद आ रहा होगा, अरे हाँ नीचे क्वेश्चन मैंने देखा था। एक बार उस क्वेश्चन को और डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, फ्रेश माइंड के साथ, और मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, गारंटी देता हूं कि वही आंसर तुम्हें मिला हुआ होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर इतना क्लियर हुआ। एक स्टेप क्या है, ऑलवेज रिमेंबर सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड होनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस। 8 अगर तुम्हारे क्वेश्चन है, उसमें से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा होता ही होता है जो बिल्कुल कॉमन सेंस के ऊपर होता है, चाहे वो ट्रू फॉल्स का हो, चाहे वो करेक्ट ऑप्शन पिक करने का हो, ऐसा होता ही होता है। वो तुम्हारा फ्री का है, फ्री के नंबर है उसके अंदर। और एक क्वेश्चन एक जरूर ऐसा होता है जो कि वोकैबुलरी बेस्ड होता है। कौन सा? वोकैब के ऊपर क्वेश्चन होता है। वोकैब पूछ लेगा, चाहे वो सिनोनिम पूछ ले, एंटोनिम्स पूछ ले, अपोजिट वर्ड पूछ ले, वोकैब इज द की, जो कि 1 नंबर तुम्हें फ्री का देके जाता है। तो कॉमन सेंस रखा मैंने, वोकैब देखी, तो 2-3 नंबर तो मैंने यहीं से फैच कर लिए एक पैराग्राफ में, जो कि 10 नंबर का था। इतना क्लियर हुआ? सर करके दिखाओ ना, करके दिखाओ, इस चीज को प्रूव करके दिखाओ। भाई साहब अपनी तरफ से कोई पैराग्राफ या कोई पैसेज नहीं लेके आऊंगा, तुम्हारे ही बोर्ड के एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर उठाता हूं जो कि सीबीएसई का है, और कोई सा भी तुम भी उठा के देख लो, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसके साथ चल के देख लेना। क्योंकि अब हमारा माइंडसेट क्लियर है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये वाले क्वेश्चन होंगे, तो हम घबराएंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हमें क्लियर है, हमारी मेंटेलिटी क्लियर है, हमारा कॉन्फिडेंस अब ज्यादा रहेगा। आइए चलिए आगे लेके चलता हूं, क्वेश्चन कराता हूं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं तुम्हारे लिए। वो क्या भाई, एक एनालॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ नहीं होता है एनालॉजी वाले, वो भी तुम्हारे वोकैब बेस्ड ही होते हैं। या तो उसमें ऑपोजिट वर्ड्स पूछ रहा होता है या सिमिलर वर्ड पूछ रहा होता है। तुम्हें पैटर्न देखना होता है कि 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए, ऑपोजिट थे, तो तुम्हें भी कहेगा कि बताओ ऑपोजिट यहां कौन सा ऑप्शन में, बताओ। 2 सिमिलर वर्ड किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किए होंगे, पूछेगा ऐसे ही 2 सिमिलर वर्ड बताओ। तो ये भी बिल्कुल प्योरली वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। नेक्स्ट क्या बात है, इफ पैसेज नंबर इज गिवन देन इट मींस बल्ले बल्ले। भाई आज के टाइम में मैंने नोटिस किया कि पैसेज का नंबर ज्यादातर दे रहे हैं और उससे हमें बड़ा फायदा हो जाता है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता। भाई पैसेज नंबर 4 में कोई बात कही थी, भाई अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, माइंड मेरा क्लियर है कि डिट्टो आंसर तो मुझे इसमें से कॉपी नहीं करना है। भाई लिटरेचर के भी तो आंसर अपनी तरफ से बनाते हो, पैराग्राफ भी तो अपनी तरफ से ही लिखते हो, तो वही 2-3 लाइंस तुम्हें अपनी तरफ से लिखनी होंगी। इस माइंडसेट से जाओ, मत ऐसे हैंडीकैप नहीं बनना है हमें कि हम डिपेंडेंट रहे कि उसी लाइन को डिट्टो लिख के आएंगे। नहीं, माइंड चेंज करो भाई, माइंड चेंज करो। आपको हिंट दी गई होगी पैसेज में, पैसेज सिर्फ हिंट के लिए, एक आइडिया देने के लिए होगा, ऐसे मान के चलना है। एक और क्या पॉइंट है, वोकैबुलरी इज द की एज एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन वोकैब्स। वोकैब जिसकी जितनी शानदार है उतना बढ़िया तुम अनसीन पैसेज कर पाओगे। याद रख लो, ये बात एकदम माइंड में घुसा लो। जिसको वोकैब नहीं आता उसके लिए दिक्कत होगी। वोकैब के लिए तुमने सर आपने हमारे लिए क्या किया हुआ है, बता दूंगा। क्या ये सारे पॉइंट्स और स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं? क्या मेरे सभी बच्चों को, मेरे सभी साथियों को ये सारे
स्टेप्स क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट ट्राई टू कॉपी पेस्ट, रादर राइट इन योर ओन वर्ड्स। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में मत लगे रहना, माइंड चेंज करो। तुम कर सकते हो, तुम लिख सकते हो, जैसे लिटरेचर का आंसर लिख रहे हो ना, जैसे राइटिंग सेक्शन में लेटर अपनी तरफ से लिख रहे हो, ऐसा ही माइंडसेट लेके जाना है अनसीन पैसेज के लिए, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, वही माइंडसेट लेके जाएंगे और फिर इसको करें। दोस्तों ये रहा तुम्हारे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम का बोर्ड का, भाई रियल का, फाइनल का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जिसमें अनसीन पैसेज दिया गया है। अगर मैं पुराने मेथड से चलूं, मान लेते हैं मैं पुराने मेथड से चलता हूं और पहले सारे पैसेजेस पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा और फिर आंसर करता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं, उसमें जानते हो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? मैं जब पैसेजेस को पढ़ूंगा, पैराग्राफ को पढ़ूंगा, तो मुझे यही नहीं पता कि कौन से पैराग्राफ को मुझे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है या किस लाइन के ऊपर सवाल पूछा गया है, मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन जब मैंने पहले ही क्वेश्चन पे नजर मार रखी है तो मुझे एक थोड़ा सा आइडिया है कि भाई सवाल क्या पूछा गया था, कौन से पैराग्राफ का नाम लिखा हुआ था कि उसमें सवाल था, तो मैं ज्यादा आसानी से उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ पाऊंगा। मुझे मालूम है कि इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मेरे माइंड में घंटी बजी रहेगी। यानी मैं जब जा रहा हूं तो एक ऑब्जेक्ट के साथ जा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव होके जा रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन थे मोटा माटी और अब इनके आंसर मुझे ढूंढने हैं, इससे मेरा टाइम बचता है। समझ गए? आ जाते हैं अब। यहां पे कोई भी पैराग्राफ था, मैंने नहीं पढ़ा उसे, मैं सीधा क्वेश्चन पे गया। पहला क्वेश्चन था कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन एवलांच। अब मुझे नहीं पता था एवलांच का मीनिंग भी क्या है, मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेता हूं। भाई एवलांच कैन बी कॉज्ड बाय, एवलांच कैसे होता है? स्नो से होता है, हाई ऑल्टीट्यूड से होता है, हैवी विंड से होता है या ग्लोबल वार्मिंग से होता है। हाँ ठीक है, कैन बी कॉज बाय, इसमें कॉज के बारे में, एवलांच के कॉज के बारे में इतना मुझे पता है। अभी मैंने आंसर ढूंढा भी नहीं, मैं तुक्का मार रहा हूं, तो मैंने क्या करना है, अपने आंसर्स को गेस करना है। तो एवलांच किससे होता होगा? स्नो से होता होगा, हाई ऑल्टीट्यूड से, हैवी विंड से, ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, अभी मैंने कोई अपना गैस भी नहीं मारा, तुक्का भी नहीं मारा, बस आंखों में इन ऑप्शंस को बसा लिया। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा था, मान लेते हैं। अभी ऊपर जाऊंगा, पढ़ लूंगा, समझ में आ जाएगा। कॉमेंट ऑन वार्निंग साइंस एग्जिस्ट विच अलाउ एक्सपर्ट्स टू प्रेडिक्ट एवलांच इन 2 सेंटेंसेस। कि एवलांच जो होते हैं, इतना तो समझ में आ रहा है, एवलांच ना कोई जैसे अर्थक्वेक है उससे रिलेटेड कोई चीज है ना, तो होता किस किस चीज से, वो ये पूछ रहा है, कमेंट करने को बोल रहा है कि कौन से साइन होते हैं, तो साइन ढूंढने हैं मुझे। यानी ठीक है, मेरा पॉइंट क्लियर है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो एवलांच के बारे में कुछ है और उसके साइन ढूंढने और किसकी वजह से होता है वो। मेंशन 2 रीजंस व्हिच डिस्ट्रॉयड द नेचुरल सीनरी। नेचुरल सीनरी को कौन डिस्ट्रॉय करता है, कैसे डिस्ट्रॉय होती है? भाई एक तो मुझे याद आ रहा है, अगर मैं अपना भी तुक्का मारूं कि भाई फॉरेस्ट कट जाते हैं, उसकी वजह से होता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, ये मैं डाल सकता हूं। ठीक है, आ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट। लो, ऑपोजिट का ही क्वेश्चन आ गया। पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैसिव का मतलब अगर मुझे पता है तो मेरा काम हो गया। मैसिव मतलब क्या होता है भाई? बहुत बड़ी चीज को कहते हैं। अब यहां पे टाइनी का मतलब छोटा था, देखते ही मुझे आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। कॉन्फिडेंस यही बढ़ गया मेरा, कॉन्फिडेंस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बढ़ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बढ़ रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा। आगे बढ़ा मैं। द राइटर विल अग्री विद वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। भाई इनमें से किसी एक स्टेटमेंट से राइटर अग्री करेगा। कौन सी स्टेटमेंट है? पीपल कॉट इन द अवलांच कैन ट्राई टू स्विम, के लोग स्विम कर सकते हैं टॉप पे। पुट ऑन एन ऑक्सीजन मास्क लगा सकते हैं, ऑक्सीजन मास्क तो सब पे होता नहीं है, तो ये वाला आंसर तो मुझे वैसे ही बेकार लग रहा है। डिगिंग इज नॉट पॉसिबल, खोदना पॉसिबल नहीं है। शुड नॉट कम क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के क्लोज नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट अब मेरे माइंड में है, सब माइंड में। अब जब मैं ऊपर जाऊंगा ना इनके आंसर देखने, पैसेज पढ़ने, तो मुझे इनके क्लियर आंसर मिल चुके होंगे। देखना जादू, तुम भी देखना, तुम्हें भी फील होगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट corresponds टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। यू मे नॉट हैव एन आइडिया ऑफ विच इज अप एंड डाउन। मैंने क्या कहा था? एनोलॉजी नाम की बेकार की, जिसे कहते हैं ना, एक तरह की ये बीमारी और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं पूछा होता यार। ये क्या है? ये ऑपोजिट ही तो है, अप डाउन। तो मुझे ऐसा देखना जिसमें ऑपोजिट पूछा गया हो। तो गैदर मतलब इकट्ठा करना, डिस्पर्स करना, क्राउड को डिस्पर्स कर देना। टरेंशियल और हैवी फ्लडिंग दोनों एक ही चीज है, ये तो ऑपोजिट नहीं हुआ। अनईजी, अनकंफर्टेबल दोनों एक ही चीज है। मोर और बिगर दोनों एक ही चीज है। ज्यादा कोई दिखा रहा है तो भाई ऑपोजिट कौन सा हुआ? अगर मैं तीनों को पढ़ लेता तो भी मुझे आंसर पता चल जाता कि ए इसका आंसर है। लो, मैंने तुम्हारे 2 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के 2 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हारे बिना पैसेज पढ़वाए करवा दिए। सिर्फ कॉमन सेंस, कॉन्फिडेंस रख के गए थे, पता था कैसा पेपर आएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मालूम था, एक अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, है ना। आगे बढ़ते हैं। द मेजर कॉजेज विच डू नॉट ट्रिगर। पहले पूछ रहा था कि कैसे होता है अवलांच, ये पूछ रहा था ना। अब इसमें कह रहा है कि विच डू नॉट ट्रिगर, जिसकी वजह से नहीं होता। भाई अर्थक्वेक, रेन, स्नोफॉल, प्लास्टिक वेस्ट। क्या कॉमन सेंस अगर मैं लगाऊं भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं यार, ईमानदारी से बता देना
क्या ये अर्थक्वेक, रेन और स्नोफॉल ये सारे प्राकृतिक है, नेचुरल है? प्लास्टिक वेस्ट क्या नेचुरल है? नहीं नहीं, ये नेचुरल नहीं। तो अगर मैं तुक्का भी, अभी मैंने तुक्का मारा है, मैंने आंसर देखा भी नहीं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि यार प्लास्टिक वेस्ट इसका आंसर होना चाहिए, कि इसकी वजह से तो अवलांच नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो पा रहा है? हाँ जी सर, क्लियर हो पा रहा है। अभी मैंने इनका किसी का भी आंसर लिखने की कोशिश नहीं करी सिवाय दो आंसर के, एक तो वो जो मैसिव वाला था और दूसरा वो एनालॉजी नाम के जो ड्रामा चल रहा था उसका। ठीक है, मैंने कर लिया। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन रह गया, साथ ही तो हुए। हाँ जी, 8वां क्वेश्चन है, एक्सप्लोजिव कैन बी यूज्ड इन प्लेस डैश कंप्लीट द सेंटेंस। एक्सप्लोजिव के बारे में बात थी, यानी ऊपर मुझे कुछ इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैंने कुछ नहीं देखा, आगे बढ़ा मैं। द वर्ड डेडली इन द थर्ड पैराग्राफ, पहले तो बल्ले बल्ले करो, बल्ले बल्ले, पैराग्राफ मिल गया, दे दिया, पहले ही बता दिया भाई। डेडली का मतलब क्या है? इससे आसान और क्या होगा यार। तीसरा एक ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए तुम्हें पैसेज को पढ़ना ही नहीं पड़ा भाई। आ जाओ, डेडली का मतलब क्या हो जाएगा? लाइकली टू कॉज डेथ, हार्मफुल, स्केरी, वेरी बोरिंग। भाई डेड, जिससे डेड हो जाएगा भाई, जिससे मौत हो जाएगी, तो लाइकली टू कॉज डेथ होना चाहिए इसका आंसर। लो, तीसरा क्वेश्चन भी कर दिया। अब एक बात नोटिस करो, जब तुम इस अप्रोच से जा रहे हो, और 2-3 सवाल के तो तुमने ऐसे ऐसे आंसर कर दिए, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, कॉन्फिडेंस तो वहीं पर बढ़ गया मेरा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। भाई मार दो मुझे, मतलब जहर देके मुझे मार दो, मेरा किस्सा खत्म कर दो तुम। क्यों भाई? अवलांच के बारे में ही था, पूरी कहानी अब तक पढ़ता हुआ आ रहा था मैं, बिना पैसेज पढ़े भी क्या मुझे इसका आंसर नहीं हो रहा कि अवलांच? हाँ, लेकिन तब भी मैं चलो शॉर्ट नहीं हो रहा, अभी भी मैं कह रहा चल भाई मान लेते हैं, मेरी बुद्धि खराब हो गई, मान लेते हैं, मैं नहीं मान रहा, बट ऊपर जाके पढ़ूंगा, सारा खेल क्लियर है। अब एज अ स्टूडेंट मैंने देखा कि इसमें किस चीज के बारे में बात होती है, अवलांच के कॉज और कैसे ट्रिगर होता है, नेचुरल कैलेमिटी, उसके बारे में कुछ बात है। इतना मैं लेके चला। अब जब मैं लेके चला और मैंने पढ़ना शुरू किया, देखो धड़ल्ले से आंसर मिलेंगे। एवलांच कैन बी कॉज्ड बाय मेनी थिंग, पहले तो इसके कॉज पता चल गए। सम ऑफ देम आर नेचुरल, फॉर एग्जांपल न्यू स्नो और रेन कैन कॉज बिल्ट अप स्नो टू लूजन एंड फॉल डाउन इन द साइड ऑफ अ माउंटेन। क्या ये मेरे को कॉज नहीं मिल गया? क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? हाँ सर था। तो अर्थक्वेक्स एंड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स हैव आल्सो बीन नोन टू कॉज एवलांच। भाई ये क्या होते हैं? अर्थक्वेक है, इनकी वजह से भी होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रिगर्स कैन आल्सो कॉज एवलांच, आर्टिफिशियल भी ट्रिगर कर देता है। फॉर एग्जांपल snowmobiles, skiers, gunshots and explosive have all been known to cause avalanche. Avalanche usually occur during the winter and spring when snowfall is greatest. अगर मुझे avalanche की हिंदी नहीं भी पता, मीनिंग नहीं भी पता, तो भी मेरा काम चल रहा है। चलो, as they are dangerous to any living beings in their path, avalanche have destroyed forest, roads, railroads and even entire टाउन्स। अवलांच की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्या मुझे आंसर पता चल गया? कॉज? हाँ, कॉज तो पता चल गया। कॉज के ऊपर कोई क्वेश्चन था? हाँ, मैं फौरन नीचे भागता हुआ जाऊंगा और इसका आंसर देख लूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। पहला पैसेज मेरा रह गया था, पहला पढ़ लेते हैं। इफ यू आर लाइक मोस्ट किड्स यू मे लव स्नो, नॉट ओनली कैन इट गेट यू आउट ऑफ स्कूल बट इट्स आल्सो फन टू प्ले विद। स्नो की बात हो रही है। हु डजंट लव टू स्लेड एंड बिल्ड स्नोमैन, किसको स्नोमैन बनाना अच्छा नहीं लगता? ये तो मीनिंग कह रहा है ना। स्नो कैन बी आल्सो डेंजरस टू यू मे हैव हर्ड योर पेरेंट्स टॉक अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी टू ड्राइव इन स्नो। कार एक्सीडेंट्स आर नॉट द ओनली डेंजर्स क्रिएटेड बाय स्नो, कि कार एक्सीडेंट सिर्फ नहीं है जो स्नो की वजह से होती हैं। इफ यू आर एवर स्काइंग इन द माउंटेन्स यू विल वांट टू बी अवेयर ऑफ एवलांच, आपको एवलांच से अवेयर होना पड़ेगा। एन एवलांच इज अ सडन फ्लो, इसकी डेफिनेशन भी मिल गई मुझे। एन एवलांच इज अ सडन फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ स्लोप। भाई क्या जो स्नो है उसका एकदम से ऐसे खिसक जाने को क्या बोलते हैं? एवलांच बोलते हैं। Based on many things, but it can be such a huge pile that it can bury the bottom of a slope in dozens of feet of snow. ठीक है, अब मैंने 2 पैराग्राफ पढ़े, 2-3 क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा और देखना चाह रहा हूं। आज और देख लेते हैं। वार्निंग साइन, अरे वार्निंग साइन तो था ना, वार्निंग साइन तो बताए थे, ये भी मुझे कुछ याद आ रहा है। वार्निंग साइंस exist that allow expert to predict and often prevent avalanche from occurring when over a foot of fresh snow falls. Experts know to be on the lookout for avalanche. क्या ये वाला क्वेश्चन था? ठीक था। एक्सप्लोसिव कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस विद मैसिव स्नो, एक्सप्लोसिव वाला भी क्वेश्चन। अरे मिल गए तुम्हें यार, बहुत सारे आंसर मिल गए। आओ जरा देखना क्या क्वेश्चन था हमारा। एवलांच कैन बी कॉज्ड बाय, किसकी वजह से हो रहा था? क्या मैंने अभी पढ़ा इसके बारे में? हाँ, ऊपर पढ़ा तो था मैंने, ये था, यहां पे था, उसने बता रखा था किसकी वजह से होता था। एवलांच कैन बी कॉज्ड बाय सम ऑफ देम आर नेचुरल कॉज है। क्या क्या? फॉर एग्जांपल न्यू स्नो और रेन कैन कॉज बिल्ट अप स्नो टू लूजन एंड फॉल डाउन द साइड ऑफ ए माउंटेन। क्या ये रीजन मेरे को दिया था? हाँ मिल गया था। क्या मुझे आंसर मिल गया? हाँ सर, आसानी से मिल गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो हलवा लग रहा है। बिल्कुल हलवा था इसलिए। तो अवलांच कैन बी कॉज्ड बाय न्यू स्नो और रेन, उसके अंदर पैसेज के अंदर हमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है। ठीक है, जो पैसेज में दिया है उसके हिसाब से आंसर लिखना है। क्लियर? कुछ लोग कहते हैं सर ग्लोबल वार्मिंग भी तो, अरे नहीं, पैसेज में नहीं बोला हुआ है, तो मुझे पैसेज पे नजर रखनी है, पेनी, और मेरा आंसर मुझे यूं मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कॉमेंट ऑन वार्निंग साइन एग्जिस्ट। भाई वार्निंग साइन जो एग्जिस्ट करती है, जो एक्सपर्ट पकड़ लेते हैं कि इसके बारे में, हाँ पढ़ा तो था, कुछ याद आया, हाँ सर अभी पढ़ा था, ये रही वार्निंग साइन, पहली लाइन में था वार्निंग साइन एग्जिस्ट दैट अलाउ एक्सपर्ट टू प्रेडिक्ट। वो क्या थी? ऑफ्टन प्रिवेंट एवलांच फ्रॉम occurring when over a foot of fresh snow falls, experts know to be on the lookout for avalanche। जब भी कोई over a foot of fresh snow fall होती है तो समझ लो avalanche है। इतना ही था ना? क्या ये आंसर मुझे मिल गया? क्या मैं अपने शब्दों में इसी लाइन को लिख सकता हूं? बिल्कुल। कि एक्सपर्ट कैसे प्रेडिक्ट करता है? ऐसे करता है। क्लियर है? कॉपी पेस्ट भी कर दोगे, आंसर नंबर मिल जाएंगे भाई। हाँ मिल जाते हैं। अब मुझे बताओ, देखो इसमें कोई अलग से मैंने साइंस नहीं लगाई, मैं नहीं उठा के लेके आया इसको, मैं भी तुम्हारी तरह पहली बार ही पढ़ रहा हूं इसको। क्लियर है कि नहीं? तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है, बिल्कुल आसानी से मिल रहा है। आओ आओ, जबकि मैंने तो 5 मिनट भी नहीं लगाए, तुम्हारे पास तो आधा घंटा होता है इस पूरे पैसेज को करने के लिए, इतना समय तुम्हें दिया जाता है। आ जाओ जल्दी से देखते हैं। और देखते क्वेश्चन क्या थे। मेंशन 2 रीजंस व्हिच डिस्ट्रॉयड द नेचुरल सीनरी। इसका आंसर भी मैं ढूंढ सकता हूं, मुझे ऐसे मिल गया था, मुझे दिखा था वहां पे। वो कह रहा था नेचुरल सीनरी किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होती है। एक तो फॉरेस्ट है, उनको काट दिया जाता है, एवलांच आते हैं वो पूरे उड़ा देते हैं, पूरा बर्बाद करके ले जाते हैं, तो वो इसका आंसर था। बट ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। सेलेक्ट द ऑप्शन, ये तो हमने देख ही लिया था। द राइटर विल अग्री विद वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। पैराग्राफ 4 के अंदर राइटर किससे अग्री करेगा? जैसे ही पैराग्राफ दे दिया, पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो, इस दिमाग में क्वेश्चन को रखते हुए, ये सबसे आसान हो जाता है। और इसमें भी चूज करने को कह रहा है। जैसे ही अब मैं चौथा पैराग्राफ तुम्हारे सामने पढ़ सकता हूं, लेकिन इसको पढ़ने का फायदा क्या है? ये थोड़ी एग्जाम में आएगा। बस हम एक माइंडसेट देख रहे हो, समझ पा रहे हो मैं तुम्हें कहां लेके जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्डेंस, ये तो हमने देख लिया था। और क्या बचा फिर? द मेजर कॉजेज विच डू नॉट ट्रिगर एन एवलांच। वो क्या क्या थे भाई? अर्थक्वेक्स, स्नोफॉल, रेन या प्लास्टिक वेस्ट। ऊपर हमने पढ़ लिए थे कि ये जो नेचुरल कॉजेज थे वो सारे थे, प्लास्टिक वेस्ट नहीं था, ऊपर पढ़ के आए थे। चाहो तो एक बार और तुम पढ़ लेना। अगर तुम स्टूडेंट हो, इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आती, सर थोड़ी तोड़ के पढ़ पाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एवलांच का मीनिंग नहीं पता, लो अभी भी नहीं बताया मैंने तुमसे एवलांच का मीनिंग क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो उसी की लैंग्वेज में पढ़ते चले जाओ, तोड़ के समझ के ठंडे दिमाग से, स्ट्रेस फ्री होके। क्या मुझे इसका भी आंसर मिल गया? सर हाँ मिल तो गया आंसर। और अब बताओ सूटेबल टाइटल क्या है? मुझे तुम बता दो यार, पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हुई है? एवलांच के बारे में बात हुई है, तो वही लिख देंगे। अब देखो ना, एग्जामिनर को पता कि तुम्हें एवलांच का मीनिंग नहीं आता, और ना किसी और को पता, लेकिन नंबर तुम्हें पूरे मिल जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं मेरे सभी साथी? बिल्कुल कर सकते हैं। सर कॉन्फिडेंस आ रहा है, सर एक और क्वेश्चन करा दो ना। इसी लाओ मैं तुम्हारे सामने यही खोलता हूं ना यार, यही खोल देता हूं, एक और तुम्हारा ही PYQ का, प्रीवियस ईयर का, बोर्ड का मैं तुम्हारे सामने एक और खोल देता हूं भाई। ये रहा एक और। अब इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं? सीधा क्वेश्चन पे जा रहा हूं। किस पे जाऊंगा? सीधा क्वेश्चन पे जाऊंगा। मुझे मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज और मैं तुम्हें अभी हिंट दे के जा रहा हूं भाई। बोर्ड का एग्जाम है, बड़ी क्लास का एग्जाम है, मजाक तो चल नहीं रहा। जानबूझ के एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी डालते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिकी होगा, वो पता क्यों होगा? वो इसलिए होगा ताकि तुम्हें फंसा दो, ताकि तुम बाकी क्वेश्चन के लिए भी हाथ पैर फुलाने लग जाओ। अरे ये क्या पूछ रहे, ऐसे डर जाओ। डरना मत, यूं सोचना इसे बाद में करूंगा, बाकी देखूंगा। ये माइंडसेट रखना है। दिस इज नॉट जस्ट द फाइट ऑफ योर नॉलेज, दिस इज द फाइट ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ, योर रेजिलियंस। इसकी भी फाइट है, योर स्टेमिना, कितना तुम मेंटली फिट हो। ठीक है, घबराने का नहीं। आओ चलो देखना जरा मेरे साथ ही क्वेश्चन देखना क्या था भाई। पहला क्वेश्चन है, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइंस। जो भी उसने लाइन ली है, सैफरन इज बीइंग यूज्ड डिंग 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 एंड रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स। रैशनलाइज का मतलब कि अपने आंसर को जस्टिफाई करना। रैशनलाइज अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है, याद रखना, रैशनलाइज का मतलब होता है कि रीजन दो या जस्टिफाई करो, अपने आंसर को क्या करो? प्रूव करो, जस्टिफाई करो। ठीक है, कितने नंबर का है भाई? एक नंबर का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पैराग्राफ 1 दे भी दिया था, कोई नहीं, मैंने इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी, लेकिन मैंने देखा किसके ऊपर है? सैफरन के बारे में। सैफरन क्या होता है? थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी आइडिया ही होगा सैफरन क्या होता है। हाँ याद तो है सर, केसर को बोलते हैं शायद, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूं तुम्हें सैफरन भी नहीं पता मेरे चंदा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंपैरिजन मेड इन द सेंटेंस। आगे वो एनालॉजी वाला लंबा चौड़ा सा सवाल। लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, या तो 2 सिमिलर वर्ड होंगे या 2 एकदम अपोजिट वर्ड होंगे, देख लूंगा मैं भाई। क्या है? सैफरन मीन गोल्ड, हाँ क्या था? हाँ जी आ जाओ। सैफरन मीन्स द सेम इन द वर्ड ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, जस्ट लाइक गोल्ड इज अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स इन द वर्ल्ड, सैफरन मीन्स द सेम इन द वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस में सैफरन क्या है? गोल्ड है, जैसे गोल्ड है मेटल्स में। ठीक है, यही तो था। गोल्ड एंड सैफरन हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या सेम होते हैं? क्या इसका मतलब ये था? गोल्ड एंड सैफरन हैव इक्वल मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी टर्म की बात हुई है? नहीं, इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर मेरी इंग्लिश खराब भी है ना तो भी यार मैं समझ पा रहा हूं कि जस्ट लाइक गोल्ड इज अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। वैल्यूएबल मेटल, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला मेटल जैसे गोल्ड है ना,
इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सेफरन का भी मतलब स्पाइसेस में वही है। वैल्यू की बात थी, चिक चिक के थी यार, इतना बेवकूफ थोड़ी हूं मैं। सिमिलर ही बताया गया दोनों को। गोल्ड एंड सिल्वर है सिमिलर। फिजिकल प्रॉपर्टी की बारे में बात हुई कि दिखने में सेम है, नहीं भाई। इक्वल मॉनेटरी, क्या पैसों की बात हुई? नहीं भाई, पैसों का तो जिक्र भी नहीं है। सैफरन इज कंसिडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल स्पाइसेस सिमिलर टू हाउ गोल्ड इज वैल्यूड अमंग मेटल्स। क्या वैल्यूएबल? यार अब बताओ, अब मैं तो इसके लिए मुझे पागल होना पड़ेगा इसका आंसर गलत करने के लिए। आई हैव टू बी अ क्रेजी वन, तभी मैं गलत कर सकता हूं, वरना मैं गलत नहीं कर पाऊंगा इसको। दूसरा देख लो, गोल्ड एंड सैफरन आर बोथ रेयर कमोडिटीज इन द ग्लोबल। क्या रेयरनेस की बात हुई थी? वैल्यूएबल चिक चिक के बोल रहा था वो। जैसे गोल्ड है वैसे सैफरन है मसालों में। चलो, क्या मुझे एक आंसर यहां मिल गया बिना पढ़े? पैसेज नहीं पढ़ा, आंसर लिख के आ गया। बताओ, टाइम बच गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नंबर मिल गए। हाँ यार, सब कुछ हो गया। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। और ये बार बार कह रहा हूं अगेन, तुम्हारे सामने फर्स्ट टाइम मैं खोल के देख रहा हूं इन सब इसको, क्योंकि मेरा भी 11th का लाइव है। 11th का भी 5:30 बजे लाइव है, लो 5:30 भी हो गए, तो मेरे पास इतना समय नहीं था मैं इस पे नजर भी मारूं। लेकिन मैं जानता हूं कि यही पैटर्न है मेरे दोस्त, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स व्हाई सैफरन इज रेवर्ड अक्रॉस द ग्लोब। पैराग्राफ 2 और 3 में देखना है। रेवर्ड का मतलब बहुत ज्यादा उसको पूजनीय, सेक्रेड माना जाए। फिर मैं कहूंगा वोकैब करनी है मेरे भाई, मेरी बहन वोकैब पक्की करके चलो। अब जिसको रेवरेंड का मतलब नहीं पता कि भाई क्या सेक्रेड होता है इसका मीनिंग, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो वोकैब को थोड़ा सा करके चलो। लेकिन फिर भी हिम्मत मत हारना, पैराग्राफ दे रखा है यानी बल्ले बल्ले समझ जाओगे, तुक्का भी मार दोगे तो सही आंसर आ जाएगा। आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक वाला बेवकूफ वाला क्वेश्चन आ गया। इन द फ्रेज बैकबोन ऑफ सेवरल आइकॉनिक डिशेस द वर्ड आइकॉनिक रेफर्स टू। आइकॉनिक का मतलब नहीं पता, साफ साफ आइकॉनिक का मतलब पूछ रहा फिल इन द ब्लैंक के नाम पे। आइकॉनिक का मतलब डेलिकेटली कुक्ड, बहुत ही नाजुक तरीके से कुक किया जाता है। वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, पेक्यूलियर एंड रेयर, स्ट्रेंज एंड इनफेमस। क्या अजीब है, मतलब ये स्ट्रेंज वाला तो नहीं हो सकता ना यार, स्ट्रेंज वाला तो कहीं भी नहीं होगा, है ना। और क्या वाइडली रिकॉग्नाइज, क्या मुझे सही लग रहा है? हाँ, वाइडली रिकॉग्नाइज। असली लड़ाई तो मेरी इन दो में ही है, वरना क्या आइकॉनिक का मतलब मेरे को पता ही नहीं है क्या बोलते हैं, किसको आइकॉनिक बोलते हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर हो, फेमस हो। तो अगर मैं तुक्का भी मारने जाऊंगा, कोई बात नहीं, अभी तो मैं तुक्का मारा नहीं, तो भी क्या मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा? हाँ सर, मिल तो जाएगा कि हाँ यार ये दो तो बिल्कुल पहले ही कट गए, पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सैफरन हैज अ लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, पैराग्राफ 4 में आंसर ऐसे परोस के प्लेट में दे रखा है साफ साफ, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक है, ये पूरी लाइन यहां लिखी हुई है कि कल्टीवेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स लिख दो, बस हो गया काम तुम्हारा। आ जाओ ट्रू फॉल्स वाले तो बल्ले बल्ले, फ्री में थल्ले थल्ले। आ जाओ, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सैफरन वाज फर्स्ट यूज्ड इन द किचन्स इन ईरान। भाई इतना समझ में आ गया कि जब मैं ऊपर अब पैसेज पढ़ने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि ईरान में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था क्या। अगर हाँ है तो ट्रू कर दूंगा माइंड में पहले में, लेकिन मेरे क्वेश्चंस हैं अब मैं आंसर ढूंढने निकला हूं। ठीक है, ये इसी तरह से देखो, अनसीन पैसेज एक समुंदर, क्या है? एक समुंदर, और समुंदर में तुम मछली ढूंढने जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम समुद्र के किस तरफ जाओगे, क्या करोगे, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं, तो ऐसे भटकना नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि भाई मछली इस एरिया में, मुझे मछली ही पकड़नी है, मगरमच्छ नहीं पकड़ना है, तुम ऑक्टोपस निकाल के ले आओगे वरना। ठीक है, तो माइंड क्लियर करके रखना है। चलो जी और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन फॉर सैफरन्स हाई रिटेल वैल्यू। सैफरन की हाई रिटेल वैल्यू क्यों होती है? तुक्का मारूंगा पहले, अपन ना गैस करूंगा। ड्यू टू इट्स मैजिकल और मिस्टिकल प्रॉपर्टी। भाई मैजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी, बिकॉज इट कैन ओनली बी ग्रोन इन स्पेसिफिक रीजन, किसी खास रीजन में उगाया जा सकता है। ये तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ड्यू टू इट्स लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन प्रोसेस एंड इट्स रिलेटिवली लो यील्ड पर प्लांट, ये भी ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। बिकॉज ट्रेडर्स, कॉन्करर्स एंड वर्ल्ड एक्सप्लोरर्स होर्ड इट। पैराग्राफ 6 में इसने मुझे साफ साफ खुला खुला आंसर दे दिया है कि जाके छठे पैराग्राफ में ढूंढ लेना। मुझे इनमें से ये वाला तो समझ में नहीं आया कि मैजिकल है कुछ, ये तो समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल लगे भी मुझे 2-3 पॉइंट, लेकिन जब मेरे दिमाग में पॉइंट है और अब मैं पैराग्राफ 6 को पढ़ने जाऊंगा, मुझे आंसर मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, वहीं पर आंसर मिल जाएंगे, देखते ही पकड़ लूंगा मैं। और इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन है मेरा बच्चा। अब मैं तुम्हारे साथ बैठ के या 10 क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं, मेथड मेरा यही रहने वाला है। हां, मैं मानता हूं कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से ट्रिकी लगेंगे, लेकिन वो ट्रिकी कब नहीं लगेंगे? जब तुमने मेरा कराया वोकैब का सेशन लिया होगा। वोकैब मैं बार बार कहता हूं, और ये मैं ऐसे नहीं कहता, ये मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन, एनालिसिस है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पैटर्न है जो कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का, कि भाई जिसकी जितनी बढ़िया वोकैब उतना बढ़िया वो अनसीन पैसेज में स्कोर कर सकता है। इसमें सारा खेल टाइम बचाने का है।
टाइम बचाना है तुम्हें। वो कैब के लिए क्या करोगे, तुम्हारे भाई ने एक लाइव लेक्चर लिया था वो कैब का, 1200 से 1500 वो कैब उसमें लर्न कराई थी, वो लेक्चर तुम्हें लेना है, वो तुम्हें लाइव टैब में जाके दिख जाएगा। डियर सर वो कैब ऐसे करके भी सर्च कर दोगे, 5 घंटे का लाइव सेशन है। एडिटर साहब यहां लगा देना वो लेक्चर दिखा देना उसको, थंबनेल इनको याद रह जाएगा, वो कर लेना। एक चीज और याद रखना, अनसीन पैसेज का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में लास्ट में करना। लास्ट के 40 मिनट्स तुम दे सकते हो उसको, 40 मिनट्स मोर देन इनफ है, जिस ट्रिक से मैं तुम्हें करवा रहा हूं। 40 मिनट्स आर इनफ। क्यों? 3-4 क्वेश्चन के तो तुम्हें ऐसे आंसर मिल गए, 3-4 क्वेश्चन के तो यूं पकड़ लिए तुमने। बचे कितने क्वेश्चन भाई? 5-6 क्वेश्चन तो बचे, फिर 5-6 क्वेश्चन ही तो बच रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन में भी क्या एक लाइन वाले हैं, फिलअप्स वाले हैं, वो कर डालोगे तुम। अब कर डालो, अब करो दबा के प्रैक्टिस, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस क्या, ये क्या क्वेश्चन थे, क्या ये जो मैं ट्रिक लगा रहा हूं क्या इससे बन रहा है? अब बना के देखो। ऐसे ऊपर से करना, पूरा टाइम वेस्ट मत करना। आंसर मिल गया, हाथ डन कट, और चेक कर लेना सही आंसर क्या है। मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये रहे अनसीन पैसेज के। कोई डाउट आए, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, टेंशन मत लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई। और याद रखना 10th और 12th दोनों को ही बता रहा हूं। 10th वालों 17, 18, 19 और 20 चारों दिन शाम को 5 बजे तुम्हारा भाई यहीं तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएगा। 17, 18, 19 फरवरी को यहीं आ जाना, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ऐसे 12th वालों 12 मार्च से पहले 4-5 दिन तुम्हारे भी लास्ट के गैप में तुम्हारी क्लासेस होंगी लाइव, सारी चीजें कवर करा दूंगा। कोई भी टेंशन आए, प्लेलिस्ट बना रखी, ये रही प्लेलिस्ट, शेयर करो अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली ग्रुप मेंबर तक, टीचर्स तक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल।